तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड से आपके पास सैंपल पेपर स्पेसिमेन वाला। तो देख लीजिए फटाफट क्या करना है अपने को यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या इनके पैटर्न सिस्टम है ना इस बार का। तो वही है, पहले वाला ही है कहीं ना कहीं। तो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का होने वाला है और आपको वक्त मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का, ओनली 2 आवर्स। चलिए, और आपके पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिए। सेक्शन ए आपके पास कंपलसरी है, उसमें से आपको कोई सा भी चॉइस जो आपको नहीं मिलने वाला। और आपके पास जो सेक्शन बी है उसमें से ओनली 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। आई थिंक 6 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, उसमें से 4 जो है आपको अटेम्प्ट करना है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। और स्टार्टिंग के 15 मिनट वही वाली सारे पेपरों वाली कहानी है, कुछ अलग नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को तो पहले से बहुत बार कर लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें भी कर ली होगी, बहुत अच्छी बात है। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट के साथ करवाने वाला हूँ, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। सारी चीज़ें बताते जाऊँगा, हालाँकि पूरी तरह से यहाँ पर कंसेप्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक्सप्लेन जरूर करूँगा जहाँ तक पॉसिबल होगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला देख लीजिए, MCQs हैं। ए मोमेंट ऑफ कपल हैज अ टेंडेंसी, तो आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ, जब हम कपल की बात करते थे तो तुरंत याद कर लीजिए इस टाइप से होता था, इसका सेंटर यहाँ होता था, दो बेसिकली एंटी पैरेलल फोर्स लगते थे। एंटी पैरेलल मतलब एक अगर इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, याद आ रहा है, एंटी पैरेलल, ठीक है। ओके, अच्छा, बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर उसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, मतलब ये F1 फोर्स मान लीजिए और ये F2 फोर्स मान लीजिए, नो डाउट ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होते थे, ठीक है ना, ऑपोजिट होते थे। वो एक अच्छी बात है, वो हमें मालूम है अपने को कपल के केस में। बट ठीक है, ये ऊपर की ओर जाएगा और ये हमारे पास नीचे की ओर आ रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में घूमने जैसे लग रहा है आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज में नहीं घूमेगा ऐसे करके, इस वाले पोर्शन में, इस वाले डायरेक्शन में घूमने वाला है, समझ रहे हैं, इस तरह से घूमने वाला है। और ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, हमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में घुमाना है। और आपको पता होना चाहिए कपल जो है जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तब वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना हो, मतलब उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है नो डाउट, इस टाइप से, फिर से एंटी पैरेलल फोर्सेस है, समझ रहे, ये इधर फोर्स लगाएगा और ये फोर्स आपके पास इधर की ओर लगेगा, एक इधर और एक इधर। अब की बार ये कैसे मूव करने वाला है, इस तरह से, इस वाले डायरेक्शन में, इस तरह से क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज लगता है तो आपके पास जो मोमेंट ऑफ कपल होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। याद आया, गॉट इट। चलिए, ये मैंने आप लोगों को करवा रखा है पहले से। ओके ग्रेट, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज के लिए तो किस में लेते हैं इसको, पॉजिटिव लेते हैं, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, याद कीजिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन कराया था। यहाँ के हिसाब से नो डाउट आप देखेंगे पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करता, मोमेंटम पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। समझाता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv का स्क्वायर। यहाँ पे आपको मैंने m से मल्टीप्लाई भी कराया था और m से डिवाइड भी कराया था। फिर आपसे बोला था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर, और ये आ गया v का स्क्वायर और अपॉन में m। तो ये आ गया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, काटना नहीं है, काटना ही होता तो मैंने मल्टीप्लाई क्यों करा, डिवाइड क्यों करा। मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं, मालूम है ना, तो इसके जगह आ जाता था p स्क्वायर बाय में m। नो डाउट आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, जैसे कि मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, हाफ m, v स्क्वायर को v इंटू वी लिखिए, इसकी जगह मोमेंटम लिखिए, हाफ pv भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपके पास जो काम है वो रिलेशन जो है वो डिपेंड करवाते हैं। तो ये मोमेंटम पे आपके पास डिपेंड करने वाला है, तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, फॉर बर्निंग ऑफ कोल इन थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन द एनर्जी कन्वर्जन टेकिंग प्लेस इज। अब जब भी हम बर्निंग करवाते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक, अब थर्मो इलेक्ट्रिक का क्या मतलब हुआ, आपने कोयला वगैरह कुछ भी फ्यूल को बर्न किया और उससे आपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, तो वहाँ पे क्या कन्वर्जन होता है वो चीज़ देख लेना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, किसी भी केमिकल को हमने बर्न किया तो नो डाउट हीट में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल में भी तो कन्वर्ट करा सकते हैं ना। तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन होगा, केमिकल को हीट में पहले कन्वर्ट कराते हैं, हीट से टरबाइन को मूव कराते हैं, उसके बाद वो तो मैकेनिकल एनर्जी हो गया, और मैकेनिकल एनर्जी को फिर हमने कन्वर्ट करा दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। हीट लाइट तो है ही है नो डाउट, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये वाला है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 146 न्यूट्रॉन्स,
146 न्यूट्रॉन्स हैं एंड 95 प्रोटॉन्स हैं। तो किसी भी एलिमेंट में ध्यान रखिएगा जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं, जब इन दोनों को सम कर देते हैं तो हमें मास नंबर मिल जाता है पूरे का। कॉन्सेप्ट याद है ना, ठीक है, ओके। हमसे कहा जाता है इट डिकेज आफ्टर एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होता था, याद कीजिए। यस, अल्फा पार्टिकल होता था हीलियम +2, मतलब हीलियम वाला जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता था और मास नंबर 2 होता था, ठीक है। तो एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है जब डिकेज होता है उस टाइम पे। अब हमसे कहा जाता है हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लेफ्ट इन द न्यूक्लियस आफ्टर एन अल्फा एमिशन, मतलब एक अल्फा पार्टिकल को मैंने भेज दिया बाहर, तो हमारे पास कितने, जो बचा एलिमेंट है उसमें कितने न्यूट्रॉन बचे हैं और सॉरी हाँ, कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन बचे हैं वो पूछ रहा है हमसे। स्टार्टिंग में कितने कितने थे वो बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 146 न्यूट्रॉन्स थे और 95 प्रोटॉन्स थे, ठीक है। मतलब मान लेते हैं ऐसा कि कोई भी एलिमेंट होगा तो प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर होता था, तो 95 क्या हो गए इसमें, 95 क्या हो गए एटॉमिक नंबर बोले तो प्रोटॉन्स, और 146 आपके पास न्यूट्रॉन्स है। तो मास नंबर कितना हुआ, दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 5 11 का 1 बच गए, 1 9 4 13 और 1 14, 14 के 4 बच गए 1, ये आ गया 241। तो ये एटॉमिक नंबर और ये आपके पास मास नंबर। तो हमारे पास जो एलिमेंट था उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर हमें मिल गया। अब हमें ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि वहीं से हमें जब डीके करवाते हैं तो उस केस में मास नंबर या फिर आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं बोले तो एटॉमिक नंबर उसको हम डिक्रीज करवाते हैं उसके अकॉर्डिंगली कि किस में वो बेसिकली टूटा है, समझ रहे हैं, ओके। अब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल भैया गायब हो गया, निकाल दिया हमने। तो अल्फा पार्टिकल को निकाल दिया मतलब ये रहा आपके पास, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं है, वो क्या है आपके पास, हीलियम है। तो हीलियम का 2 और मास नंबर कितना है 4, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। तो इतना कम कर दीजिए, जो बचा होगा वो हमारा काम हो गया। तो मास नंबर कितना कम हुआ होगा 4, तो एक्स के पास कितने बचे 237 मास नंबर बचे, और इसमें से ये कम हो गया एटॉमिक नंबर, तो कितने बच गए आपके पास 93। तो प्रोटॉन्स तो इतना ही बचे, 93 बचे, मतलब ठीक है ना, प्रोटॉन्स कितने बचे 93, और ये जो मास नंबर है, मास नंबर वो कितना है 237, ये मास नंबर है। बट हमसे पूछा क्या, कितने प्रोटॉन्स बचे होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स बचे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर होता है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो मास नंबर में से माइनस कर देंगे प्रोटॉन्स को। तो मास नंबर कितना है 237 में से माइनस कर देंगे प्रोटॉन्स को, जो कि कितना है 93। 7 में 3 गया 4, 13 में 9 गया 4 और 1 144 आपके पास आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब न्यूट्रॉन 144 बचेंगे और जो प्रोटॉन्स होंगे वो 93 बचेंगे, ठीक है। मतलब एक कोई सा निकल जाएगा। तो एमसीक्यूज होते हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, फटाफट देख लीजिए प्रोटॉन 93 और किसी में ऑप्शन नहीं, मतलब 100% यही सही होने वाला है। थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी एमसीक्यू में काम करना है, ये नहीं कि लगे रहे और अपना टाइम को थोड़ा सा वेस्ट कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। आपके पास पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता था आपके बोर्ड में, असर्शन रीजन वाले, ठीक है ना। बट सीबीएसई भी पहले ऐसा नहीं देती थी, अभी 2-3 साल से देने शुरू करी है, और सीबीएसई वाला पैटर्न को फॉलो करने लग गई है इसी से थोड़ा सा। तो ठीक है, देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है असर्शन, समझाता हूँ कैसे इसको करना होता है। इंफ्रा रेडिएशंस ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू डेंस फॉग एंड मिस्ट। तो इंफ्रा रेडिएशन जो होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, उसको कोई टेंशन नहीं कि भैया डेंस फॉग है या फिर मिस्ट है, वहाँ पे वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को आराम से ट्रेवल कर लेती है। ये प्रॉपर्टीज आपको इंफ्रारेड की होती है, ठीक है। दूसरा है इंफ्रा रेडिएशंस अंडरगो मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ एटमोस्फेयर। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये बात भी आपके पास क्या है, बिल्कुल सही है। तो इंफ्रा रेडिएशन स्कैटरिंग नहीं करते, ध्यान रखिएगा। स्कैटर मतलब फैलते नहीं है, अपने डायरेक्शन में चलते रहते हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, खत्म बात, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। हाँ, अब हमारे पास यहाँ पे बोला है फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस तुरंत बना लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा जाता है मिनिमम डिस्टेंसेस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ फॉर अ गिवन लेंस मस्ट बी। तो देखिए आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए फटाफट। इसमें हमसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट का
और रियल इमेज का, ध्यान रखेगा। अब इसमें रियल इमेज की बात कर रहा है, तो इसमें जो छठा वाला केस होता था, लास्ट वाला, या फिर कोई मान लो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास फोकस है जो कि F1 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या F1 है, दो फोकस होते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है आपके पास 2F1 है, या फिर इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर बोल देंगे तो C1 बोल देंगे, और इधर से हम बोल देंगे 2F2, ठीक है, 2F2, समझ में आ रही होगी बात। और इसको यहाँ पे आप बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 से, कुछ इस टाइप से, ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। तो हमसे बोला है कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ध्यान समझिएगा, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, किस चीज़ की, ऑब्जेक्ट की और उसकी जो रियल इमेज बनेगी उसकी, सो दैट इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, ध्यान रखना वो क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ। तो रियल इमेज कब बन जाएगी, देख लीजिए, अगर मैं इन्फिनिटी पे रखता था तो फोकस पे बनता था, फोकस पे बनता था, वैसे करके फिर आप इसके पीछे लाते थे तो यहाँ से यहाँ बन जाता था, तो आगे इधर उधर चलता जाता था। तो बेस्ट फोकल लेंथ के टर्म्स में जब आप पता करेंगे ना, तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे फोकस पे रख दीजिएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके सीधा, मतलब C1 पे रखेगा, C2 पे बनता था, इक्वल साइज का बनता था, और आपके पास बढ़िया एकदम मस्त तरीके से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी। याद आ रहा है ना। तो रे डायग्राम से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फोकल लेंथ इसलिए यहाँ पे रखा है मैंने, ताकि सारे फोकल लेंथ के बारे में अच्छे से पता चल जाए। ये भी F है, ये भी F था, याद कीजिए, पूरा रेडियस और कर्वेचर 2F के इक्वल होता था, तो ये 2F हो गया, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है आपके पास 2F है, तो टोटल डिस्टेंसेस कितनी हो गया आपके पास 4F। मतलब जो फोकल लेंथ के टर्म की जब हम बात कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने इस पोजीशन को परफेक्टली चूज किया है, परफेक्टली चूज किया, ठीक है। तो 4F ऐसा एक डिस्टेंस होगा जहां पे आपके पास वो एक मिनिमम डिस्टेंस होगा, नो डाउट ज्यादा होंगे वो एक मिनिमम डिस्टेंस होगा जहां पे आपके पास रियल इमेज देखने को मिलेगा, ठीक है, इतनी बात, गॉट इट, ओके ग्रेट। चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके पास, तो इसका आंसर आ जाएगा 4F। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास है टू साउंड वेव्स X एंड Y हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम पैटर्न, ओके, बट देयर फ्रीक्वेंसीज आर 60 हर्ट्ज एंड इसका डबल कर दिया है 120 हर्ट्ज। मतलब X की जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है, और जो Y की फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 120 हर्ट्ज है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो हमसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उतनी ज़्यादा श्रिलनेस बढ़ती है, श्रिलनेस बढ़ती है, ठीक है ना, श्रिलनेस बढ़ती है, बढ़ती जाती, ठीक है। तो श्रिलनेस बढ़ेगा तो नो डाउट, क्योंकि ये ज़्यादा है तो श्रिलनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो Y विल बी श्रिलर, तो ज़्यादा श्रिलर होने वाला है, और X विल बी ग्रेव, ग्रेव का मतलब हो गया थोड़ा सा डंप साउंड सा आना, मतलब फेंट साउंड सा, थोड़ा सा ऐसा साउंड आना जो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लैरिफाई नहीं करता, थोड़ा सा दबा दबा सा, इस टाइप का साउंड जो है ना, थोड़ा सा यूँ लगा उसमें ऊपर प्रेशर लगा कर बोल रहा है एकदम दबा के, इस टाइप का समथिंग ग्रेव साउंड होती है। और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आपके पास वैसे साउंड आएगी, और ज़्यादा होगी तो आपके पास ज़्यादा श्रिलनेस आती है उसमें, ठीक है, ओके ग्रेट। पतली पतली सी आवाज़ आती है जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट करते हैं, तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पीरियोडिक फोर्स इज, ध्यान समझिएगा। अब इसमें हमसे कहा जाता है वाइब्रेशन जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीरियोडिक फोर्सेस, अब उसको हम क्या क्या कहते थे। अब यहीं पे एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बड़ी छोटी सी चीज़ है। आपको याद है हमने आपको 3 तरह के बताए थे वाइब्रेशंस। पहला था फ्री वाइब्रेशंस, और दूसरा था आपके पास क्या कहते हैं इसको, डैम्प्ड ऑसिलेशन बनाते थे, और एक बनाते थे हम फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है ना। एक तो फ्री वाइब्रेशन था, है ना, और दूसरा था डैम्प्ड, और एक था फोर्स्ड। अब फोर्स्ड वाइब्रेशन में होता क्या था, ये आपके पास बॉडी है, अगर यहाँ पे लाकर छोड़ा तो आएगा जाएगा 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 आएगा जाएगा, और एक टाइम के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे आएगा नो डाउट। तो ये आ गया रेस्ट पे। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको इसी मैग्नीट्यूड से, इसी एम्पलीट्यूड से घुमाता रहूँ, यहीं तक आता रहे, यहीं तक आता रहे बार बार। तो मुझे क्या करता रहना पड़ेगा, आएगा फोर्स लगाया, आएगा फोर्स लगाया, आएगा फोर्स लगाया, तो बार बार ये यहाँ से लेकर यहीं तक मूव करते रहेगा। तो इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। इस टाइप के वाइब्रेशन को हम कहते थे फोर्स्ड वाइब्रेशन, और इसमें हम क्या करते हैं, पीरियोडिकली फोर्स लगाते हैं, पीरियोडिकली फोर्स लगाते हैं हम यहाँ पे, है ना, हर एक इंटरवल में हम फोर्स लगाते रहते हैं, और उसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन करके रखते हैं। तो इसी को कहते हैं हम, क्या कहते थे, फोर्स्ड वाइब्रेशन। याद आया, तो ये आपके पास फोर्स्ड वाइब्रेशन होती थी। रेजोनेंट नहीं होगा, रेजोनेंट वाइब्रेशन में हमारे पास क्या होता था,
दोनों बॉडी की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती थी, तब उसको रेजोनेंस की कंडीशन जो हम बोलते थे, है ना। ओके, एक और हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट फॉर 4 डिफरेंट मटेरियल इज शोन बिलो। तो हमसे कहा जाता है विच ऑफ दिस 4 मटेरियल्स वुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग द कॉइल ऑफ अ टोस्टर। ध्यान समझिएगा, जो टोस्टर होता है उसमें जनरली निक्रोम जैसे वायर को यूज किया जाता है, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, समझ में आ रही है ना, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हमारे पास टोस्टर में एक ऐसा वायर यूज किया जाएगा जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हीट प्रोड्यूस हो। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ताकि हीट प्रोड्यूस हो और कुछ नहीं। तो रेजिस्टेंस हाई, सो सिंपल यहाँ से आपके पास वही पूछा है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा है वही टोस्टर में वो यूज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, नहीं तो याद दिला देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे V है और ये I है, ये पहला है, ये दूसरा है। आपको I के साथ एंगल देखना है, ये θ1 हो गया मान लीजिए, और ये वाला आपके पास θ2 हो गया, और मान लीजिए ये A है, ये वाला B है, दो तरह के वायर हैं। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? I के साथ जिसका एंगल ज़्यादा उसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा। याद कर लीजिए, ये कंसेप्ट आप आगे भी यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। I के साथ जिसका एंगल ज़्यादा, करंट के साथ ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को ना उल्टा करके देते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस टाइप के दे। मैं जनरली देता तो I यहाँ रख देता, V यहाँ रख देता, ऐसे और ऐसे बनाता, यहाँ पे A और यहाँ पे B। बच्चे देखते और ये θ1 छोटा है, ये θ2 ज़्यादा है, तो ये θ2 ज़्यादा एंगल बना रहा है तो रेजिस्टेंस का ज़्यादा होगा। गलत बात, आपको I के साथ देखना है, करंट के साथ कौन ज़्यादा एंगल बना रहा है। समझ में आ रही है बात, करंट के साथ कौन एंगल ज़्यादा बना रहा है। तो यहाँ पे करंट के साथ बना रहा है ये वाला B वाला, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे देखें भाई, I ये रहा, ये एंगल बनाएगा ये छोटा सा एंगल, और ये वाला बढ़ाएगा बड़ा सा एंगल, तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा। दिमाग से खोलो, समझ में आ रही बात, दिमाग से खेलो भाई। अब यहाँ की बात करेंगे तो I इधर नीचे है, तो ये θ, फिर ये तो वाला θ, फिर ये वाला θ, फिर ये θ। सबसे ज़्यादा एंगल ये है, ये वाला P वाला, तो P वाले का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। समझ में आई ना बात, डन है, ओके ग्रेट। अरे अरे तुम क्यों भाग गए भाई, तुम यहीं रहो, तुम्हारी खास ज़रूरत है। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 9 MCQs को किए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझते हुए जाना है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बात आती है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन द कलर ऑफ द अर्थ वायर इज। नो डाउट अर्थ वायर का जो कलर था ग्रीन ही था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ग्रीन ही था। नेक्स्ट है, लेंजेज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब ये जो बताता है लेंजेज लॉ, वो एनर्जी को कंजर्व करके रखने की बात करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एनर्जी को। तो लेंजेज लॉ आपने पढ़ा होगा तो उस टाइम पे आपको समझ में आया होगा कि हाँ भाई क्या बताता है क्या नहीं बताता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आपके पास हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज। तो हीट कैपेसिटी के केस में आपके पास मास जो है वो स्पेसिफाई नहीं होता, ध्यान रखिएगा। किसी भी बॉडी का कितना भी अमाउंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने में कितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, सॉरी हीट कैपेसिटी। तो द एनर्जी नीडेड टू मेल्ट द बॉडी, तो मेल्ट वेल्ट नहीं, इंक्रीज करना है। द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल यही डेफिनेशन, यही सारी चीज़ें बिल्कुल सेम थी, याद कीजिए, है ना, कैलोरीमेट्री वाले चैप्टर में। ओके ग्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास द इंक्रीज इन द, ये तो छोड़ ही दीजिए, ये तो हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी, क्वेश्चन नंबर इसके 13 वाले पार्ट की। इसमें कहा जाता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस एज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट राइज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड। यहाँ पे आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक चीजें नहीं, 2 चीज पता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन पे ऐसा मत जाना कि भैया एक ये सैंपल पे कर लिया ना और ये आ गया अब हमको आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं देखना। आपको एक क्वेश्चन करने के बाद आपको एनालाइज करना है कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन और भी कोई सा बन सकता है, तब समझना कि आप पेपर की तैयारी कर रहे हो बढ़िया से। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना, ओके ग्रेट। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, 2 चीजें हैं। अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, ध्यान से समझिएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो आप जनरली इसको क्या कहते हैं, इसको मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया तो आप वेपराइजेशन बोलते हैं भाई, खत्म बात है। बट मैं आपको कहता हूं
बट मैं आपको कहता हूं कि इसको मैं कन्वर्ट तो कर रहा हूं बट विदाउट इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के इंक्रीज कर रहे हैं भाई। तो उस केस में जो हीट जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते थे लेटेंट हीट। लेकिन लेटेंट हीट दो तरह के होते थे, सॉलिड से लिक्विड में बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए, जितना हम टेम्परेचर देकर, जितना हम हीट देकर बॉडी के स्टेट को चेंज कर देते थे, बॉडी के स्टेट को हम चेंज कर देते थे, तो उसको हम कहते थे लेटेंट हीट, छुपा हुआ हीट, याद कीजिए। लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब लिक्विड से गैस में जाते थे तो उसको हम कहते थे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये दोनों चीजें आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे देख लीजिए, सॉलिड से लिक्विड, यहाँ पे हमें किस में भेजा है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट ए गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। मेल्ट करना है मतलब सॉलिड से लिक्विड में लेके जाना है। तो स्पेसिफिक हीट नहीं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ ये वाली चीज, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे सॉलिड से जब लिक्विड में जाएंगे, ठीक है। याद आया? ओके ग्रेट। चलिए अब हम बात करेंगे 14 की। इसमें हमसे कहा जाता है व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन। तो देख लीजिए, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करता है तो मान लेते हैं हमारे पास ये है, पहले दोनों केस तुरंत याद। देखिए ये चीज़ होती है रिवीजन करने की, जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको सारी चीज़ें रिवीजन में आती है, सारी चीज़ें। तो एक चीज़ आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना। जब रेयर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता था, अब इसी को उल्टा कर लेंगे भाई, इधर वही रहने देता हूँ, मैं रेयर रख देता हूँ, इधर मैं आपके पास डेंसर रख देता हूँ। अगर मैं इधर से भेजता हूँ ऐसे करके और ये हमारे पास नॉर्मल है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल की तरफ नहीं झुका है, बार नॉर्मल से अवे गया है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखते हैं हमसे इसमें क्या कहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बिल्कुल नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज, बिल्कुल सही बात। डेंसर मीडियम होता है तो पार्टिकल्स क्लोज होते हैं तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो इधर लाइट की स्पीड कम होगी, इधर जाएंगे तो लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, गलत बात। ये वाला एंगल देखिए, और इससे भी ज्यादा एंगल आपको ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, तो ये भी गलत है। नो डाउट वो सही हो चुका, एक ही ऑप्शन होता है सही है ना। इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेज, नहीं भैया, वेवलेंथ भी आपके पास डिक्रीज नहीं होता है, सेम रहता है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट है आपके पास, एन एंडोस्कोप यूजेस ऑप्टिकल फाइबर्स टू ट्रांसमिट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जहां पे भी ऑप्टिकल फाइबर आया वहां पे TIR का काम आ गया, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम आया। चीजें तुरंत याद आ जानी चाहिए भाई, ध्यान से, ठीक है ना। ओके अब हमसे टू ट्रांसमिट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, द फिनोमेना ऑफ लाइट दैट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में, ऑप्टिकल फाइबर आया मतलब TIR से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी। जिसको नहीं पता प्लीज देख लीजिए वीडियो, बड़े मस्त तरीके से समझाया हुआ है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। एंडोस्कोप का मतलब होता है कैमरे वाली पूरी डिवाइस को आपके बॉडी के अंदर भेजना और वहाँ से इमेजेस को खींचकर ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू कंप्यूटर में पे डिस्प्ले करवा देना, ठीक है ना, कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो इस टाइप की चीज़ें आपके पास थी। तो ये जो थे हमारे पास 15 क्वेश्चंस थे MCQs के, और 15 मार्क्स के भी थे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे अरे नीचे नहीं भैया, ऊपर चलो, हाँ इसको कर रहा हूँ तो नीचे आ जा रहे हैं, ये क्या बात हुई भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें कहा जाता है नेम द प्रिंसिपल ऑन विच ए लीवर वर्क्स। तो लीवर जो है वो किस पे वर्क करता है, तो याद कीजिए, लीवर जो वर्क करता था, एक लीवर होता था जिसमें फलक्रम होता था, एफर्ट होता था, लोड होती थी, 3 चीज़ें, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, इस टाइप से आपके पास चीज़ें में क्लासीफाई करते थे। याद कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपको सारी चैप्टर्स ही मालूम होने चाहिए, तभी जाकर आप एक बहुत अच्छे तरीके से काम जो है वो कर सकते हैं। तो हमसे कहा जाता है नेम द प्रिंसिपल ऑन विच ए लीवर वर्क्स। तो लीवर जो काम करता है ना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे काम करता है। टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद आया,
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, याद आया ना, टॉर्क वाली चीज़ें। तो टॉर्क पे काम करता है भाई, टॉर्क के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। हमसे कहा जाता है विच रेडिएशंस दैट आर, देखिए ये 3 मार्क्स के हैं और 3 पार्ट्स हैं, इट मीन्स मतलब ईच पार्ट आपके पास 1 मार्क्स के हैं। विच रेडिएशन दैट आर एमिटेड ड्यूरिंग द डिके ऑफ अ न्यूक्लियस हैविंग हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो याद कीजिए, यहाँ से रेडियो एक्टिव डीके करवाते थे, इधर हम पॉजिटिव प्लेट लगाते थे, इधर हम नेगेटिव प्लेट लगाते थे। यहाँ से जब हमारे पास निकलता था, रेज निकलते थे इस तरह, कुछ इधर जाता था, कुछ इधर जाता था, कुछ इधर जाता था, कुछ इधर जाता था, है समझ रहे, और कुछ बिल्कुल सीधा चला जाता था। तो ये एक बहुत खास डायग्राम है रिप्रेजेंटेशन के लिए, जहाँ से आप समझ सकते हैं अल्फा पार्टिकल जो होते थे वो नेगेटिव की तरफ में झुकता था, क्योंकि वो खुद क्या होते थे, पॉजिटिव होते थे, इसलिए नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन। और बीटा होते थे आपके पास नेगेटिव, बीटा पार्टिकल नेगेटिव के होते थे, तो पॉजिटिव की तरफ आपके पास झुकते थे। और एक होता था गामा पार्टिकल जो न्यूट्रल होता था, गामा क्या होता था आपके पास, न्यूट्रल पार्टिकल होते थे, ना वो माइनस की तरफ आता था, ना ही वो प्लस की तरफ आता था, ठीक है। आप मुझे खुद थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं लॉजिकली, वैसे तो मुझे मालूम है, वैसे शायद आपको भी मालूम होंगे कि कौन ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होगा, बट फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे इस डायग्राम से भी अगर आप पता लगाएं कि भैया हमने यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो पेनिट्रेट कौन करेगा। यहाँ पे आप खड़े हो गए, 3 रेज को भेजा, यहाँ से निकाल रहा हूँ रेडियो एक्टिव डीके से, तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कौन करेगा आपको गामा, हाँ सही सुन रहे हैं, सही सोच रहे हो। तो इधर इधर चले जाएंगे, गामा आपको ज़्यादा पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डज द एमिशन ऑफ द अबव मेंशन्ड रेडिएशन रिजल्ट इन चेंज इन मास नंबर। तो आपको बताना है कि क्या वो मास नंबर में चेंज होता है, नहीं, तो मास नंबर में क्या ही चेंज आएगा, नहीं, गामा का सेम मास नंबर रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, अगर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करते हो तो उसके मास नंबर में जरूर चेंज आएगा, क्योंकि अल्फा जाएगा, बीटा जाएगा, समझ रहे ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पहला पार्ट। अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट के पास। तो ये 3 मार्क्स का था, फिर से ये वाला 2 मार्क्स का है और ये 2 मार्क्स का है, इस तरह से आपके पास चल रहा है, 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन इसमें आते जा रहे हैं। फिर ये तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ख़त्म हो जाएगा सेक्शन ए, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देते हैं। तो दूसरे पार्ट में देखते हैं, 2 मार्क्स का है और 2 पार्ट हैं आपके पास। इसमें कहा जाता है ए मीटर रॉड मेड ऑफ कॉपर एंड स्टील, कॉपर एंड स्टील, यहाँ से यहाँ तक कॉपर का बना हुआ है, साफ साफ लिखा भी है, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास स्टील का लिखा हुआ है, ठीक है, एलॉय है वो स्टील, तो कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसी ने दे पाया मैं। तो वेट्स ऑफ द कॉपर एंड स्टील आर 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। तो हमसे कहा जाता है ऑन विच पार्ट डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई, 0 to 50, 0 to 50 में, या फिर 50 to 100 में, या फिर 50 to 100 में। तो देख लेते हैं फोर्स किधर, वेट ऑफ कॉपर एंड स्टील आर, तो कॉपर पर 10 न्यूटन का वेट लग रहा है और इस पे 8 न्यूटन का लग रहा है। ये जो 0, 50 और 100 है वो मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो बस एक न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केल की वैल्यू को, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ मिड पॉइंट है 50 और यहाँ पे 100 है। तो अगर इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और इधर आपके पास कितना है, 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, जो सेंटर ऑफ मास होता था वो किधर शिफ्ट हो जाएगा। तो याद करो, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तब आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल देकर क्या समझाया था, इस वाले का एग्जाम्पल देकर समझाया था, है ना। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया आप लोगों के लिए थोड़ा सा, बट फिर भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये है आपके पास ऐसे करके एक रॉड है, बिल्कुल अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं इसको बैलेंस करने, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास को समझ लीजिएगा। अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो इस वाले पॉइंट पे मेरे उंगली में ये बैलेंस हो गया, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे है। तो ये वाला मान लीजिए ये पोर्शन क्या हो गया 0 वाला, ये पोर्शन क्या हो गया 50 वाला, बिल्कुल यूनिफॉर्म है इसलिए। और ये वाला पॉइंट कितना हो गया आपके पास 100 पॉइंट वाला। और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कॉपर का बना है, ये वाला कॉपर का बना है इधर वाला, और इधर वाला मान लीजिए किसका बना है, स्टील का बना है। अब कह रहा है कि भैया यहाँ पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ पे हमने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया है, समझ रहे हैं, यहाँ पे 10 न्यूटन का और यहाँ पे 8 न्यूटन का। तो आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट होगा। पहले तो एग्जैक्टली बीच में था, दिमाग में चला, तो इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो आपकी उंगली को इधर रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इधर से ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पे उंगली रखेंगे ना तब जाकर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप घर पे भी करके ट्राई कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट होगा, कॉपर के साइड, इधर वाला। तो वो कहाँ है 0 to 50, तो 0 to 50 में शिफ्ट होगा,
ठीक है ना, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई योर आंसर में आप इतना बता देंगे कि द वेट ऑफ द ये फोर्स बेसिकली आप कह सकते हैं वेट इज हैवियर ऑन द कॉपर साइड। इस टाइप से आप एक्सप्लेन करके बता देंगे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे के हमारे पास इसके थर्ड पार्ट है, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ए लीवर इज सोन बिलो। हमसे कहा जाता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीवर, याद आया, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर, याद आया ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए एफर्ट आपके पास आपके बार बीच में एक साइड ये है फलक्रम है और दूसरी साइड यहाँ पे आपके पास लोड दिया हुआ है। अब बताइए कौन सा है, जब एफर्ट बीच में आता था तो कौन सा क्लास का लीवर था, जब फलक्रम बीच में आता था क्लास 1 लीवर था, है ना, जब लोड बीच में आता था क्लास 2 का लीवर था, जब एफर्ट बीच में आ गया तो क्लास 3 का लीवर बन गया। ये बात खत्म। ऐसे सिंपली ट्रिक लगा के आपको याद रखना है। कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता था, सबसे पहले वो याद कीजिए, है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता था वो इस तरह से आपको बताया था, लॉ ऑफ लीवर बताया था, याद कीजिए, है ना, जिसमें हम कहते थे एफर्ट आर्म कितना है और साथ में आपके पास लोड वाली आर्म कितना है। आर्म के टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब डिस्टेंस ऑफ एफर्ट की बात कर रहा हूँ और डिस्टेंस ऑफ लोड की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस की, ठीक है ना, पूरा फोर्स की बात कर रहा हूँ ना, पूरा लोड नहीं बात कर रहा हूँ मैं, उसके डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। कहाँ से, फलक्रम से हमेशा लिया जाता है, हमेशा फलक्रम से लिया जाता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना, ट्रिंग करके। ओके, तो डिस्टेंस एफर्ट का कितना है फलक्रम से वो देख लीजिए, एफर्ट का कितना है फलक्रम से लोड 0.1 डिवाइडेड बाय, है ना, और ये मीटर है, ध्यान रखिएगा ये यूनिट लेस होता है ना, मैकेनिकल एडवांटेज यूनिट लेस बन जाता है क्योंकि ऊपर भी डिस्टेंस नीचे भी डिस्टेंस होता है। ओके, अच्छा, और नेक्स्ट क्या है आपके पास, डिस्टेंस ऑफ लोड, नो डाउट फ्रॉम फलक्रम, रिमेंबर फ्रॉम फलक्रम, लोड यहाँ है हमारे पास, फलक्रम यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 0.1 0.4 कितना हो गया 0.5, यस, पूरा जोड़ देना, ठीक है। और ये भी मीटर, मीटर से मीटर गया, डेसिमल से डेसिमल गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 5 आया, खत्म बात। मैकेनिकल एडवांटेज आपके लिए तैयार है, समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। चलें आगे, ग्रेट। अब हमारे पास यहाँ पे 2 बॉडीज ए एंड बी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। तो पहली बॉडी ले लिया हमने, दूसरी बॉडी ले लिया हमने, ठीक है ना, और दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मान लिया K1 है, इसका मान लिया K2 है, और ये दोनों को इक्वल कर दिया, तो इसका भी हाफ mv का स्क्वायर आएगा और इज इक्वल टू इसका हाफ mv का स्क्वायर आएगा। वेलोसिटी मास के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। हमसे कहा जाता है कंपेयर देयर वेलोसिटीज इफ देयर मास, इफ मास ऑफ A इज 4 टाइम्स द मास ऑफ B, मतलब उनके वेलोसिटी को कंपेयर करना है, वेलोसिटी को कंपेयर करना है अगर उनके मास का रिलेशन आपको मालूम है। मास क्या बोला, A का 4 टाइम्स है, मतलब अगर B का m है तो पहले वाले का मास क्या है 4m है, और वेलोसिटी मान लीजिए ये v1 कर दिया और बॉडी AB लिया तो AB कर लीजिए, एक ही बात है, और ये m रहने दीजिए, इसकी वेलोसिटी और बॉडी B रख दीजिए। समझ में आ रही है कोई बात, ठीक है। चलिए, आधा से आधा उड़ा दिया, मास से मास को उड़ा दिया, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ऐसा करता हूँ, इसको इधर ले जाऊँ या इसको उधर ले जाऊँ, इधर 4 रख लेता हूँ और इज इक्वल टू में वी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में वी ए का स्क्वायर आएगा, बोलिए हाँ या नहीं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी बी डिवाइडेड बाय में वी ए टू दी होल स्क्वायर, और इधर में आपके पास कितना आ जाएगा 4। समझ में आ रही होगी बात। स्क्वायर को इधर ले जाइए तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट में, और इक्वल टू में क्या है मेरे पास वी बी डिवाइडेड बाय में वी ए, तो ये आ गया 2, नीचे आप 1 रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा बी अपॉन में वी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता चलेगा जो वी बी होगी वो 2 टाइम्स होगी वी ए के। कहने का मतलब जो बॉडी नंबर 2 होने वाला है, जो हैवियर नहीं है, उसकी वेलोसिटी डबल होगी पहले बॉडी के मुकाबले। ये क्वेश्चन था, समझ में आया, डन है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, और वो है आप लोगों के लिए ऑनलाइन पर्सनल क्लास, जहाँ पे मैं 1-on-1, ठीक है ना, 1-on-1 क्लास जो है वो ले लेता हूँ, और बच्चों के जितने भी डाउट्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। नो डाउट आप लोगों के लिए यूट्यूब कम्प्लीटली फ्री है, और जो आप लोगों को मैं करवाता हूँ, जितने आप क्वेश्चंस पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, उसके मैं वीडियोस बनाकर डालता हूँ, सब कुछ एवरीथिंग इज़ फ्री। व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं 7428
525669, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएंगे ऑनलाइन पर्सनल क्लास के लिए। ये वाली जो क्लास होंगी जो पर्सनली आपको मिलेंगे वो जनरली पेड होने वाला है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखिए जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ग्राउंड ये है, मान लीजिए यहाँ से बॉडी यहाँ को फेंका, फिर यहाँ से यहाँ फेंका मान लीजिए, और दूसरे में यहाँ से यहाँ तक फेंक दिया, तो इसकी हाइट यहाँ पे h है और इसकी हाइट यहाँ पे h है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, ठीक है ना। सबका पावर 1 है, मतलब ये लीनियर ग्राफ देने वाला है, ऐसे दिमाग ऐसे लगाना है, ठीक है ना। दूसरी चीज हमें ग्राफ बनाना है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी चीज हाइट के बीच में, तो इनके बीच में जो मैं रिश्ता देख पा रहा हूँ वो है पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अगर आपने जिंदगी में किसी का ग्राफ नहीं बनाया तो आपको ऐसे करना है, अगर आपने इस वाले टॉपिक का पर्टिकुलर ग्राफ नहीं बनाया तो ऐसे सोचना है आपको, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, बस खत्म हो गया, हमारा काम हो गया। ये रहा आपके पोटेंशियल एनर्जी, ये रहा आपके पास हाइट, ठीक है, काम बन गया। लीनियर ग्राफ खत्म, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, यूनिफॉर्म का ग्राफ याद कीजिए, 9th क्लास से बनाते हुए आ रहे हैं हम लोग, है ना, मोशन वाले चैप्टर में बनाया था। गॉट इट, ओके ग्रेट। तो ये हो गया। और कमाल वाली बात देखिए आपके पास 2 मार्क्स का है। अब सिर्फ ऐसे करके यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, थोड़े बहुत ऐसे करके देखते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये आपके पास हाइट, सर बन गया, आपको 2 नंबर नहीं देंगे, इसमें आपको 1 मार्क्स देंगे। तो एक रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, ध्यान रखना है, रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, ध्यान रखना है आपको। अब रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या अलग चीज करके दिखाना है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, लीनियर ग्राफ मिलेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के, देयरफॉर विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। आप चाहें तो वैल्यूज लेकर पुट कर सकते हैं, नो नीड, बट इवन यू कैन डू, ठीक है ना। ओके ग्रेट, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कॉपर वायर्स ए एंड बी आर द सेम थिकनेस ऑफ द सेम थिकनेस आर एट द रूम टेम्परेचर, सेम रूम टेम्परेचर भी है, और इफ द लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ बी, मतलब ये मान लीजिए ए है तो ये आपके पास बी है, तो मतलब ये इसकी लेंथ डबल है वायर ए और वायर बी के मुकाबले। तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कंपेयर, अच्छा 2 चीजें पूछिए, कंपेयर देयर रेजिस्टेंस और कंपेयर देयर रेसिस्टिविटीज। ये भी आपके पास 2 मार्क्स का है, 2 पोर्शन है, ठीक है। देखिए अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, चीजों को समझिए, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि भैया दोनों का जो आपके पास थिकनेस है वो सेम है, थिकनेस सेम है मतलब एरिया सेम है, तो एरिया में किसी भी तरह की कोई भी चेंज नहीं आएगा, एरिया में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको मान लेता हूं मैं R1 जो इनिशियल वाला था। अच्छा लेंथ कितना है इसका, डबल है, इसका 2L लेंथ कर लिया, और बाद वाला का जो लेंथ है, बाद वाले का जो लेंथ है आपके पास, है ना, बाद वाले का जो लेंथ है दूसरे वाले वायर का, वो कितना है, रो है, लेंथ L ही है और एरिया भी सेम है। तो आप देख लीजिए कौन किस तरह का रिलेशन बना रहे हैं। तो ऐसे लिख लूंगा मैं, R1 इज इक्वल टू, ये 2 को बाहर रखा और ये क्या बचा, रो एल बाई ए तो बचा, रो एल बाई ए क्या है, R2 है। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस पहला वाला वायर है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर नंबर ए इज डबल एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर नंबर 2। इस तरह से आपको रिलेशन देखना पड़ेगा, समझ में आ रही है, मतलब रिलेशन आपको निकालने पड़ेंगे दोनों, एक इनिशियल कंडीशन एक फाइनल कंडीशन लिखनी पड़ेगी, फिर दोनों को कंपेयर कर देना, काम बन जाएगा। अगली चीज है कंपेयर देयर रेसिस्टिविटीज। अब ये रेसिस्टिविटीज क्या है, अब मैं चिल्ला कर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में समझाया हूं कि भैया ऐसा है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो रेसिस्टिविटी है वो कभी भी ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है और ना ही एरिया पे डिपेंड करता है। आप कितना ही लेंथ कर दो, आप कितना ही एरिया कर दो, रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो फिक्स होती है फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कॉपर का वायर है, पहला 2 मीटर का है, दूसरा वायर आपके पास 40 मीटर का है, भैया इसकी जितनी रेसिस्टिविटी की वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, टेंशन नहीं लेना, उतना ही इसकी होगी, क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे कितनी मोटी तार ले ली, है ना, कितनी मोटी तार ले ली। ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपके पास 100 ग्राम हनी है, शहद है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी,
ठीक है। फिर हमने बोला आपके पास 40 केजी शहद है, 40 केजी हनी है, तो उसका डेंसिटी क्या होगा? अरे डेंसिटी तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, समझ रहे हैं, डेंसिटी दोनों का सेम रहने वाला है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, उसी तरह की चीज़ें आपके पास रेसिस्टिविटी है। तो रेसिस्टिविटी आप बोलेंगे दोनों का ही सेम रहेंगे, बिकॉज रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। समझ में आ रही बात? डन है। चलिए, हाँ, तो ये काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7th पार्ट, नेम द वेव्स यूज्ड फॉर द एको डेप्थ साउंडिंग। ये तो आप लोगों को मैंने साउंड वाले चैप्टर में करवा ही दिया है। सोनार नाम की चीज़ पढ़ाई थी, याद है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, याद आया? हम उसमें आपको इस तरह से बनाकर बताते थे कि भैया ये हमारा समुंदर है, इसके ऊपर हमारा जहाज़ है, यहाँ पे एक डिवाइस लगता था, यहाँ पे एक डिवाइस लगता था, ये ट्रांसमिट करता था इधर किसी भी चीज़ की खोज करने के लिए, शोल ऑफ फिश के लिए था, या फिर किसी भी वेस्ट मटेरियल जो अंदर रह गए हैं उन सारी चीज़ों के ढूंढने के लिए था। ऐसे जाता था, याद आया? फिर ऐसे करके हमारे पास आता था, याद आया? याद आया? तो यहाँ से जो साउंड जाता था कौन सा था? वो अल्ट्रासाउंड था, याद आया? अल्ट्रासोनिक साउंड कहते थे, नहीं तो अल्ट्रासाउंड के नाम से हम जानते थे। तो अल्ट्रासाउंड जाता था, फिर यहाँ पे हमारे पास आता था, समझ में आ रही है ना? तो कुछ इस तरह की कहानी आपके पास होती थी, और वही आपके पास बोला है कि कौन सा वेव यूज कर रहे थे, तो अल्ट्रासोनिक वेव हम यूज कर रहे थे। गॉट इट? नेक्स्ट, गिव वन रीजन फॉर देयर यूज इन अबव एप्लीकेशन। अब कहा जाता है कि इसमें हम क्यों यूज करते हैं, तो भैया हाई डेप्थ तक जाने जाता था, इसको ज्यादा डेप्थ तक जाना है। ज्यादा डेप्थ तक वही जा सकते हैं जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा, और पेनिट्रेटिंग पावर अल्ट्रासाउंड का सबसे ज्यादा था। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी। अच्छा, कितनी फ्रीक्वेंसी है? कितनी फ्रीक्वेंसी थी इसकी? अबव 20 के हर्ट्ज, याद आया? 20,000 से भी ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती थी। हमारे ऑडिबल रेंज कितनी थी? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक, है ना? 20 के हर्ट्ज तक की हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है ऑडिबल वाले के। और बिलो 20 हर्ट्ज क्या था आपके पास? इंफ्रासोनिक साउंड। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब भी आप क्वेश्चंस करें ना, बार बार कहता हूं मैं, हमेशा ही कहता हूं, जब भी आप क्वेश्चंस करें तो उस केस में आपको हमेशा क्या ध्यान देना है? हर एक चीज पे प्रॉपर तरीके से ध्यान देते चले जाना है कि भैया अगर ये अल्ट्रासाउंड पे क्वेश्चन बनाया है तो ये भी तो पूछ सकता है कि हमारे नॉर्मल हियरिंग रेंज क्या है, ऑडिबल रेंज क्या है। ये भी तो पूछ सकता है कि इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये सारी चीजें आपको साथ साथ में रिवाइज करना है। सैंपल पेपर करने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ सैंपल पेपर के क्वेश्चंस करने हैं। सैंपल पेपर क्वेश्चंस करने का मतलब ये है कि आप सारे चैप्टर को एक साथ रिवाइज कर रहे हैं। दिमाग से खेलो। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ, तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है ना। मेरा टारगेट रहेगा इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए को डिस्कस करना, सेक्शन बी को हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, हमसे कहा जाता है डायग्राम देखिए, और कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं। ए लेंस विथ 2 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नीचे अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग होता है तो ध्यान रखिएगा डेविएशन भी उसी के हिसाब से होते हैं, डेविएशन भी उसी के हिसाब से होंगे, याद आया ना। अच्छा, अब हमसे इसमें क्या पूछा वो देख लेते हैं। इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग जगह से आ रहे हैं रेज, देन हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन। तो जितने तरह के मीडियम होंगे उतने तरह के इमेजेस होंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे आएंगे, यहाँ बना लिया, मान लीजिए अलग जगह से आया ऐसे करके, तो इधर कहीं बना लिया, खत्म बात, ठीक है ना। तो दो तरह से दो इमेजेस देखने को मिलेंगे, जितने मीडियम उतने। नेक्स्ट 2 नंबर का ये भी है, 2 पार्ट हैं 2 नंबर का, इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चन दिए। ये ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट, आइडेंटिफाई द लेंस। अब जैसे कि ये तो कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस की क्या इमेज रहती है हमेशा? रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक लास्ट वाला केस होता है जब फोकस और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो रियल एंड वर्चुअल इमेज बनती है ना, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। बट ऑलवेज की बात कह रहा है, ऑलवेज अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाए, ऑलवेज की बात कह रहा है, तो 2 ही केस तो बनते थे लेंस के केस में। कॉनकेव के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में 2 ही बनते थे, एक इन्फिनिटी पे रखो फोकस पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, दूसरी चीज कहीं भी रखो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, आपके पास इमेज बन गई। पहले के मुकाबले छोटी बन जाएगी, हमेशा छोटी इमेज बनती है, ठीक है ना। और वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती थी, डिमिनिश्ड बनती थी, छोटी बनती थी, खत्म बात। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? कॉनकेव लेंस। चलिए, इट इज ऑब्जर्व दैट द हाउस सर्किट्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो भैया पूछना ही था, कहीं ना कहीं हर एक सेट में आपको देखने को मिलेगा
हर बार, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे दूसरा प्री बोर्ड हो, चाहे तीसरा प्री बोर्ड हो, चाहे आपका फाइनल पेपर हो, ये क्वेश्चन तो फिक्स रहता ही रहता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे घर का सर्किट होता है, बताइए क्यों। सिंपल सा रीजन है भैया। पहली बात, एक डिवाइस अगर यहाँ से मान लीजिए, एक इसमें मैंने यहाँ पे फिलहाल लगा रखे हैं पूरे के पूरे 6 क्या ट्यूबलाइट, अगर एक में डिफेक्ट आ गया, एक में किस तरह के शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जलते रहेंगे। एक तो ये एडवांटेज है। दूसरी चीज, अगर मैं अलग अलग करंट ड्रॉ करने वाले अप्लायंसेस को इसमें जोड़ दूं, अलग अलग करंट को ड्रॉ करने वाले अप्लायंसेस को जोड़ दूं, एक हमारा 20 एम्पियर को ड्रॉ कर रहा है, बहुत तगड़ा चीज लगा रखा है, एक हमारा 2 एम्पियर को ड्रॉ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग करंट को ड्रॉ करने वाले अप्लायंसेस को हम एक साथ चला सकते हैं। समझ में आ गई बात। सीरीज में नहीं, सीरीज में सेम करंट जाता है सब में, सारी डिवाइसेस चलेंगे जो सेम करंट पे एक्ट करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे सब सारे के सारे डिवाइसेस जो काम करते हैं वो सेम पोटेंशियल पे काम कर लेते हैं, हमें बार बार इधर उधर चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या हमें यहाँ से सिर्फ इतना ही याद करना है? नहीं, सीरीज में क्या क्या होते थे वो भी याद करना है आपको। हमारे घरों में एसी की जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज होती है, वो भी याद करना है आपको। 220 वोल्टेज है, वो भी याद करना। ये चीज़ें डोमेस्टिक वाली चीज़ें, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर है ना, अर्थिंग वायर, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। तो ये बता दिया मैंने आप लोगों को। A transformer is used to change a high alternating EMF to a low alternating EMF of the same frequency। हाँ, तो ठीक है, ये हमसे बता रहा है कि अगर हमारे पास हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो आइडेंटिफाई कीजिए उस ट्रांसफार्मर का कौन सा ट्रांसफार्मर है। उसको कहते थे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 2 टाइप के ट्रांसफार्मर थे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा क्या था आपके पास, और दूसरा क्या था आपके पास, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। याद कीजिए, इस तरह से बनाते थे हम। मान लीजिए कि ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, इधर एक कॉइल लगाते थे इस तरह से, है ना, एक कॉइल इधर लगाते थे, टिक 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 टिक, यहाँ पे लोड लगा देते थे, यहाँ पे हम अपना एसी देते थे। याद आ रहा है, ये नंबर ऑफ प्राइमरी था, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, नंबर्स इन सेकेंडरी कॉइल, कुछ इस तरह से थे। अगर एनपी ग्रेटर है एनएस से तो हम इसको कहते थे टिडिंग टिडिंग, क्या कहते थे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। अच्छा, अगर इधर वाला ग्रेटर आ जाए, सेकेंडरी वाला ग्रेटर आ जाए प्राइमरी से, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। याद आया ना, ठीक है ना। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, स्टेट वेदर द टर्न्स रेशियो, टर्न्स रेशियो क्या होता था, के होता था, के होता था, जो कि होता था इस तरह से NS अपॉन में NP। अगर इसका रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता था, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, मान लीजिए ये कम है तो 10/5, 2 आया, 1 से ग्रेटर वैल्यू, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दोनों की वैल्यू अगर 1 के इक्वल आ गया, कुछ चेंज नहीं हो रहा, वोल्टेज में सेम रह रहा है, ये छोटी हो गई, ये कम हो गया, देखिए ये वाला केस, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, तो 0.5 आएगा, है ना, 0.5, तो 0.5 1 से कम हो गया तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हमसे पूछा है के की रेशियो क्या होंगे, अबाउट ट्रांसफार्मर इज 1 ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1, नो डाउट लेस देन 1 होने वाला है क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, कितने पार्ट है, 4th एंड 5th ओनली। हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए। ए सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज placed in 150 gram of water at 20 degree Celsius. The final steady temperature is 25 degree Celsius. Calculate the heat capacity of solid. चलिए, बड़ी छोटी सी चीज़ है और ये कॉन्सेप्ट आपके पास किस पे बेस्ड है, मालूम है ना, कैलोरीमेट्री पे। ठीक है, तो एक सॉलिड बॉडी है जिसका मास कितना है, मास आपके पास 60 ग्राम है और टेम्परेचर कितना है, T1 मान लीजिए कितना है टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, ओके। प्लेस्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब ये हमारे पास पानी की टंकी मान लो जिसका टेम्परेचर ये है, और मास कितना है, मास है आपके पास 150 ग्राम। दूसरी चीज़ टेम्परेचर दूसरा है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। जब हमने इसको इसमें डाल दिया, इसमें इसको डाल दिया, तो मिलने के बाद जो इनका टेम्परेचर सिंपल T वो हो गया आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका बढ़ेगा ना भाई, इसका घटेगा तो इसका बढ़ेगा। कैलोरीमेट्री का लॉ क्या था, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, यही तो था ना, सिंपल। तो द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर इतना। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, इस वाले की, ये जो सॉलिड है ना हमारे पास, ये सॉलिड है और ये हमारे पास वाटर है।
तो ये जो सॉलिड की कितनी हीट कैपेसिटी थी वो हमें निकालना है। अब हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक बोला, स्पेसिफिक वाटर का डिपेंड करता है, उसका मास लेना, इसका मास नहीं लेना। ध्यान सबसे पहले यहीं पे ध्यान जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो ध्यान है सबसे पहले आपको यहाँ जाना चाहिए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। याद कीजिए, आपके पास जो हीट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास था, जो हीट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चेंज इन टेम्परेचर पे। तो यहाँ से जब हम इसको हटाते थे तो ये आता था m डेल्टा टी, और इसको हटा देंगे तो आ जाएगा c। तो c इज इक्वल टू m डेल्टा टी। यहाँ से यही जो c है ना, c वही आपके पास Q अपॉन में m डेल्टा टी आया, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता था। ये क्या आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी HSC, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C होता था, Q अपॉन में m डेल्टा टी। मास हटा दीजिए, सिंपल हीट कैपेसिटी बन जाएगा। ये हमारे फॉर्मूलेज होते थे। तो हमसे यहाँ पे क्या क्या कहा गया, क्या निकालना है वो देख लेते हैं। हमसे कहा जाए सॉलिड मास दीजिए, हमें निकालना क्या है एक बार वो देख लेते हैं। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ से देख लीजिए, अच्छा हीट के टर्म में हमें पता है, तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MC डेल्टा टी। तो यहाँ से निकालूंगा तो m नहीं लिखूंगा, देखिए यहाँ का हीट इज इक्वल टू यहाँ का हीट, जो भी होगा, दोनों अलग अलग लिखा हूँ Q1 Q2, लेकिन दोनों का इक्वल रख दिया मैंने। यहाँ पे हम लिखेंगे हीट लॉस्ट, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर में है ना भाई, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, बाय हॉट बॉडी, जो गर्म है वही तो हीट लूज करेगा ना। और ये वाला Q2 क्या है, हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। अरे पानी तो ठंडा है ना 20 डिग्री सेल्सियस पे भाई, तो ये तो गेन करेगा हीट और ये लूज करेगा हीट, दोनों का हीट बराबर होता है। ये कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है आपके पास। तो Q1, अब Q1 देख लेते हैं कितना है। अच्छा Q1 को फॉर्मूला निकालेंगे तो MC डेल्टा टी, मैंने m नहीं लिखा क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है। बेशक यहाँ पे आपको मास दिया है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। समझ में आ रही होगी ना बात, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ की हम बात कर लेते हैं। इसका करेंगे तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है आपको, तो इसका MC डेल्टा टी लेना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करने और हमारा जो काम है वो बन जाएगा। तो फटाफट देख लीजिए, C इसका निकालना है हमें, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर देखिए, चेंज इन टेम्परेचर कितना है भाई, तो पहले कितना था 100, बाद में इसका कितना आ गया 25, तो कितना आ गया 75 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आप ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा हमें केल्विन में लेना पड़ेगा। सारी चीज़ें यहाँ पे केल्विन है, ग्राम में तो चल जाएगा मास क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है, और केल्विन में दिया है तो हमें केल्विन में लेना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। इसको चेंज करके हमें किस में लेना पड़ेगा, केल्विन में। तो 273 और ऐड कर दीजिए 75 में, कितना हो जाएगा 8 7 7 14 1 348। तो 75 की जगह क्या रख देंगे आप 348 इज इक्वल टू, इसके जगह मास कितना है 150 ग्राम था ना, हाँ मल्टीप्लाई C इसका दे रखा हमारे पास 4.2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी। अब इसका देखिए कहाँ पे है, ये वाला 20 है और ये वाला कितना है 25 है, तो कितने का डिफरेंस है डेल्टा टी, 25 माइनस 20, बड़े में से छोटे का माइनस का नाम है सब 5। अब 5 का मतलब हो गया 273 और ऐड कीजिए तो 278 आ जाएगा, क्योंकि हमें किस में लेना है केल्विन में, ऐसा यूनिट में लेनी है हमेशा आपने, ठीक है। यहाँ से मैं ये जो C है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, वो हमें सॉरी स्पेसिफिक नहीं, सिर्फ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड वो हमें मिल जाएगा। 348 डिवाइड में चला जाएगा, तो वैल्यूज देख लीजिए क्या है, अभी हम सॉल्व कर लेंगे। 150 4.2 278, ठीक है ना। इनको मैं फटाफट कैलकुलेटर का यूज़ करके कर लेता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़, फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 503.275, ठीक है। तो एक बार सारा कुछ ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक बार फटाफट, ठीक है। ओके ग्रेट, तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से उड़ा देता हूँ। तो ये C की वैल्यू आ गई हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की 503.275, तो 28 कर लेता हूँ 0.28, ठीक है ना, ये रफली राउंड ऑफ कर दिया। अब ध्यान रखिएगा यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं था, ये सिर्फ हीट कैपेसिटी था, तो ये जूल और पर केल्विन, ये इसकी अरे पर केल्विन, ठीक है ना, जूल पर केल्विन, ठीक है। अब ये कहानी आ गई आपके सामने निकल कर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, जो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना, जो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं ना, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। मिस्टेक करते हैं कि भैया ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो दे रखा है वो केल्विन में दे रखा है, बच्चे डिग्री सेल्सियस डाल देते हैं और 5 डिग्री सेल्सियस, हाँ मस्त है 70, गलत है वो, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, गलत है वो। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से यूनिट का प्रॉपर ध्यान रखकर सॉल्व कीजिएगा, तभी जाकर मजा है, अदरवाइज नहीं।
क्योंकि ये ग्राम में था इसीलिए मैंने उसके मास को ग्राम में ही रखा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये केजी में होता तो मैं उस वाले मास को भी जो 150 ग्राम जो था उसको मैं केजी में कन्वर्ट करता तो करता। दिमाग से खेलो, समझ में आई ना बात? डन है, ओके ग्रेट। तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट की बेसिकली। आइए 5th पार्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ हमारे पास व्हाट इज न्यूक्लियर वेस्ट। अब ये न्यूक्लियर वेस्ट क्या है भाई, है ना? न्यूक्लियर वेस्ट क्या है? तो न्यूक्लियर वेस्ट का मतलब ये है कि आपने जितने भी रेडियो एक्टिव डीके टाइप की चीज़ें करवाते हैं, जिसमें आपके पास अल्फा बीटा गामा की चीज़ें मिलती है ना, बहुत ज़्यादा आपके पास पेनेट्रेटिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, बट उनका हमें यूज़ करना होता है न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, है ना। जनरली न्यूक्लियर फिजन में जब कराते हैं तो उसमें हमें कंट्रोल अनकंट्रोल फिजन भी उसमें देखने को मिलता है। तो उनमें क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियर वेस्ट निकलते हैं। जितने भी वेस्ट निकलते हैं वो जल्दी से पहली बार डिकम्पोज होते नहीं हैं, और दूसरी बात हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये वाले रेडिएशंस। तो उनके लिए हमें से यहाँ पे कहा जाता है स्टेट 1 मेथड टू डिस्पोज इट सेफली। तो ध्यान रखेगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया ज़मीन में गाड़ दिया काम बन गया, ऐसे फेंक दिया काम बन गया, नहीं, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो हम उसके लिए क्या करें, तो उसको बहुत प्रॉपर तरीके से उसकी पैकेजिंग कीजिए। आई है जैसे पार्सल करते हैं वैसे पैकेजिंग कीजिए, ऐसे कोई मटेरियल में पैकेजिंग कीजिए कि जहाँ से निकलना थोड़ा पॉसिबल ना हो, बढ़िया तरीके से पैक कर दीजिए, एक नंबर तरीके से। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डीप में जाके, ज़मीन के डीप में जाके उसको रख दीजिए प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल सेफ, जैसे हमने तिजोरी रख रखा है उस तरीके से, ताला लगा दिया, बस बिल्कुल सेफ रहेगा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नो डाउट 100 साल 2 साल 500 साल तब तक शायद वो उसका कुछ हो जाए वहाँ पे हीट की वजह से, अदरवाइज फिर भी कुछ ना हुआ तो भैया राम भरोसे, ठीक है। तो ये कहानी थी आपके पास, और हमने अभी तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए को कंप्लीट किया है। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।